जब भी कोई भ्रष्ट नेता या कह लें कोई बेईमान अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना, तो अक्सर पूरे देश में बस एक ही बात गूंजती है। हाँ, कि सिस्टम खराब है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कानून सख्त नहीं है या संस्थाएं पूरी तरह सड़ चुकी हैं। लेकिन कोई भी गहराई से ये सोच सकता है कि वो भ्रष्ट अधिकारी किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आया है ना? सही बात है, वो उसी समाज से निकला है। हाँ, उन्हीं गलियों में पला बड़ा है, उन्हीं स्कूलों में पढ़ा है जहां बाकी सब जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या सच में सिर्फ हमारा सिस्टम खराब है या फिर ये पूरी व्यवस्था हमारे समाज के भीतर पनप रही किसी गहरी नैतिक बीमारी का सिर्फ एक बाहरी लक्षण है? ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य पर पर्दा उठाने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान अक्सर इस बात पर अटका रहता है कि क्या टूटा है, मतलब कौन सा कानून काम नहीं कर रहा है या कौन सी संस्था कमजोर पड़ गई है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस ढांचे पर बात करने वाले हैं वो इस बात पर केंद्रित है कि संस्थाएं आखिर विफल क्यों होती हैं, क्यों पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। और इस क्यों का जवाब खोजने के लिए आज के इस अध्ययन में हम एक बेहद प्रभावशाली और नए शोध पत्र को आधार बना रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत ही प्रासंगिक है। ये शोध पत्र आशीष कुमार द्वारा हाल ही में यानी इसी वर्ष 2026 में प्रकाशित हुआ है। इसका शीर्षक है द रूल ऑफ मोरालिटी, अ नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। मतलब नैतिकता का नियम और राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक मानक ढांचा। एकदम सही। इस शोध पत्र में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हाल ही में हुए भारी जनविरोध और राजनीतिक उथल-पुथल का बहुत ही सटीक संदर्भ दिया गया है। हाँ, और वहां जो कुछ भी हुआ वो कोई सामान्य राजनीतिक बदलाव या सिर्फ चुनाव का नतीजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। वहां जनता का गुस्सा सीधे तौर पर देश के संस्थागत ढांचों से टकरा गया था। और उन घटनाओं ने पूरी दुनिया के विचारकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी भी सरकार या व्यवस्था की राजनीतिक वैधता आखिर किस बुनियाद पर टिकी होती है ना? मतलब जब लोग सड़कों पर उतरकर न्यायपालिका, नौकरशाही या पूरी शासन व्यवस्था को ही नकार देते हैं, तो इसका मतलब है कि बीमारी सिर्फ फाइलों या दफ्तरों में नहीं है। एकदम सही कहा, बीमारी उस समाज की नसों में फैल चुकी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस गहरे विश्लेषण के उद्देश्य को लेकर एक स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये स्पष्ट करना आवश्यक है। इस पूरी चर्चा में आप्रवासन यानी इमिग्रेशन, धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद जैसे बेहद संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी, जो कि आज के समय में काफी तीखे विषय माने जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। ना ही हम किसी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, हम यहाँ केवल शोध पत्र में प्रस्तुत किए गए अकादमिक और दार्शनिक विचारों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि शासन और समाज की जटिलताओं को एक नए नजरिए से समझा जा सके। और ये निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिन दार्शनिक धारणाओं की बात करने जा रहे हैं वे किसी भी समाज की बुनियाद होती हैं और उनका अध्ययन बिना किसी पूर्वाग्रह के ही किया जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इतिहास और दर्शन की जड़ों की तरफ चलते हैं। संस्थाओं की इस विफलता को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पश्चिमी राजनीतिक विचारों में राज्य यानी स्टेट और समाज के रिश्ते को ऐतिहासिक रूप से कैसे देखा गया है। देखिए, शोध पत्र इस रिश्ते को मुख्य रूप से दो पारंपरिक विचारधाराओं में बांटकर देखता है। पहली विचारधारा को अकेडमिक भाषा में एनालिटिकल सेपरेशन कहते हैं, मतलब विश्लेषणात्मक अलगाव। हाँ, विश्लेषणात्मक अलगाव। ये सोच 17वीं और 18वीं सदी के महान विचारकों से पनपी है। अगर थॉमस हॉब्स का उदाहरण लिया जाए, जिन्होंने 1651 में अपनी मशहूर किताब लिव्याथन लिखी थी। हाँ, लिव्याथन बहुत प्रसिद्ध है। तो उनका मानना था कि राज्य एक कृत्रिम सत्ता है, एक आर्टिफिशियल ढांचा है। उनके अनुसार समाज मूल रूप से अराजक होता है और उस अराजकता से बचने के लिए लोगों ने एक समझौता करके इस राज्य या संस्थाओं का निर्माण किया। मतलब इस विचारधारा के अनुसार राज्य और समाज दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ठीक ऐसा ही है। जॉन लॉक और रूसो के विचार भी इसी दिशा में जाते हैं। यहाँ तक कि जब कार्ल मार्क्स ने राज्य को वर्ग प्रभुत्व या क्लास डोमिनेशन का साधन बताया, तो उन्होंने भी राज्य को समाज से अलग एक कृत्रिम ढांचे के रूप में ही देखा। अच्छा। इस नजरिए में संस्थाएं समाज से अलग एक स्वतंत्र और बाहरी तंत्र की तरह काम करती हैं। ठीक है,
आइए इसे विस्तार से समझते हैं और इसे एक रोजमर्रा की उपमा से जोड़ते हैं। बिल्कुल, बताइए। क्या इस विश्लेषणात्मक अलगाव को हम एक कंप्यूटर में चलने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिश्ते की तरह देख सकते हैं? अच्छा, कैसे? मतलब हार्डवेयर वो समाज है जिसका अपना एक भौतिक अस्तित्व है, और राज्य या संस्थाएं वो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें उस हार्डवेयर को चलाने के लिए बाहर से इंस्टॉल किया गया है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। तो अगर सिस्टम में कोई खराबी आती है या सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाता है, तो हार्डवेयर यानी समाज को छुए बिना बस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके समस्या को सुलझाया जा सकता है। ऐसा ही है ना? ये उपमा इस विचारधारा की मानसिकता को बहुत गहराई से पकड़ती है। और मजे की बात यह है कि आज भी दुनिया भर की कई सरकारें इसी सॉफ्टवेयर अपडेट वाली सोच पर काम करती हैं। सच में? मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव? हाँ, वे मानती हैं कि अगर भ्रष्टाचार है तो बस एक नया कानून पास कर दो, अगर अपराध बढ़ रहा है तो एक नई पुलिस फोर्स बना दो। बस पैच लगा दो एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन आशीष कुमार का शोध पत्र एक दूसरी विचारधारा की तरफ भी ध्यान खींचता है, जिसे ऑर्गेनिक यूनिटी या जैविक एकता कहा गया है। जैविक एकता, ये नाम से ही कुछ प्राकृतिक सा लग रहा है। इसकी जड़ें सीधे प्राचीन यूनान और अरस्तु के दर्शन तक जाती हैं। अरस्तु मानते थे कि राज्य कोई बाहर से थोपी गई कृत्रिम चीज नहीं है, बल्कि वो परिवार और गांव जैसी शुरुआती सामाजिक इकाइयों का ही एक प्राकृतिक और जैविक विस्तार है। मतलब ये समाज का ही एक हिस्सा है, अलग नहीं है। बिल्कुल। और आगे चलकर हेगल, हर्बर्ट स्पेंसर और 20वीं सदी के मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्रैम्शी ने इस विचार को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। तो इस विचारधारा का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व यह है कि राज्य और उसकी संस्थाएं समाज से अलग नहीं है, बल्कि वे समाज के भीतर ही रची बसी हैं। अगर मैं अपनी पिछली उपमा को थोड़ा पलट दूं, तो ये जैविक एकता किसी मशीन या कंप्यूटर की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल पेड़ की तरह है ना? हाँ, पेड़ की उपमा एकदम सही बैठेगी। समाज उस पेड़ की जड़ें और तना है, और संस्थाएं जैसे कि न्यायपालिका, नौकरशाही या पुलिस उसकी शाखाएं हैं। इस पेड़ वाली उपमा से बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये पेड़ है तो एक बहुत ही डरावना सच सामने आता है। वो क्या? अगर जड़ें ही सूख रही हैं या तने के अंदर दीमक लग गई है, तो शाखाओं पर कितना भी पानी क्यों न छिड़का जाए या उन पर कितने भी नए पत्ते चिपकाने की कोशिश की जाए, वो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो सकता। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि आशीष कुमार का नैतिकता का नियम या रूल ऑफ मोरालिटी इन दोनों विचारों के बीच एक बहुत ही अहम पुल बनाता है। अच्छा, कैसे? ये ढांचा स्पष्ट रूप से ये घोषणा करता है कि संस्थाएं कोई स्वायत्त या अलग-थलग खड़ी इमारतें नहीं हैं। वे उन्हीं व्यक्तियों से बनती हैं जो उसी समाज के भीतर पले बढ़े हैं। मतलब अधिकारी भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं? बिल्कुल। जिन अधिकारियों या नेताओं के हाथों में सत्ता है, वे उसी पेड़ का हिस्सा हैं। इसलिए जिसे हम संस्थागत विफलता या इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शन कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसे काम में देरी होना या रिश्वतखोरी। हाँ, या भाई भतीजावाद, वो दरअसल समाज की एक बहुत बड़ी नैतिक विफलता का सीधा परिणाम है। सोशल मॉरल फेलियर। एक मिनट, यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि सिस्टम की विफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ समाज जिम्मेदार है? देखिए, पूरी तरह से नहीं, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। क्योंकि सुनने वाले सोच सकते हैं कि क्या ये शासन की खामियों को छिपाने का कोई तरीका तो नहीं है? ये भ्रष्टाचार अचानक से पूरे सिस्टम को तो नहीं जकड़ लेता होगा? अगर जड़ समाज में है, तो ये बीमारी सबसे ऊपर शासन तक पहुंचती कैसे है? ये एक बहुत ही क्रमिक और गहरी डोमिनोज प्रक्रिया है, जहां एक के गिरने से दूसरा गिरता है। डोमिनोज इफेक्ट। हाँ, शोध पत्र इस पतन की शुरुआत समाज की प्राथमिक संस्थाओं यानी प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन से मानता है। ये प्राथमिक संस्थाएं कौन सी हैं? ये हैं परिवार, पड़ोस और हमारी शिक्षा प्रणाली। ये तीनों किसी भी समाज में नैतिकता की पहली रक्षा पंथी या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। यहीं पर एक बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है। यानी सबसे पहला सबक कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या चोरी करना गलत है, वो किसी अदालत से नहीं बल्कि घर से मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जब परिवार सही और गलत के मूल्य सिखाना बंद कर देते हैं, या जब वे सफलता को मतलब पैसों को नैतिकता से ऊपर रखने लगते हैं, तो पहली रक्षा पंक्ति टूट जाती है। और पड़ोस की क्या भूमिका है? इसके बाद आता है पड़ोस।
पहले के समय में पड़ोस का एक सामाजिक सामंजस्य होता था, जहां गलत काम करने पर समाज के लोग एक दूसरे को टोकते थे। हाँ, एक तरह का सामाजिक दबाव होता था। बिल्कुल। लेकिन जब वो ताना बाना टूट जाता है और हर कोई सिर्फ अपने तक सीमित रह जाता है, तो वो सामाजिक दबाव खत्म हो जाता है। और शिक्षा प्रणाली, आज के समय में तो शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, फिर भी पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली अक्सर केवल डिग्री बांटने या तकनीकी कौशल सिखाने तक सिमट गई है। अच्छा, सिर्फ नौकरी पाने के लिए? हाँ, जब शिक्षा चरित्र निर्माण का अपना मूल काम छोड़ देती है, तो वो समाज में ऐसे लोग पैदा करती है जो तकनीकी रूप से तो बहुत सक्षम है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या नीतियां लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट नैतिक कंपास नहीं होता। जब ये तीनों प्राथमिक संस्थाएं काम करना बंद कर देती हैं, तब जाके समाज को अनैतिकता रोकने के लिए न्यायपालिका या पुलिस जैसी बाहरी संस्थाओं पर निर्भर होना पड़ता है। इसे समझने के लिए मानव शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की उपमा बहुत सटीक बैठती है। वो कैसे? जैसे परिवार, पड़ोस और शिक्षा हमारे शरीर की प्राकृतिक एंटीबॉडीज की तरह हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो ये प्राकृतिक एंटीबॉडीज रोजमर्रा के वायरस से लड़ते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही। लेकिन जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तब हमें अस्पताल भागना पड़ता है और न्यायपालिका जैसी बाहरी एंटीबायोटिक्स या शक्तिशाली दवाओं पर निर्भर होना पड़ता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि अगर वो एंटीबायोटिक भी विफल हो जाए तो क्या होगा? मतलब न्यायपालिका भी काम न करे। हाँ, शोध पत्र इस बात पर बहुत गहराई से जोर देता है कि जब न्यायपालिका रूपी अंतिम संस्था अनैतिकता को रोकने में नाकाम रहती है, तो वह स्थिति तटस्थ या न्यूट्रल नहीं रहती। तटस्थ नहीं रहती। इसका सीधा मतलब क्या है? अगर उस प्रतिरक्षा प्रणाली वाली उपमा को आगे बढ़ाएं, तो ये ऐसा है जैसे शरीर में कोई सुपर बग पैदा हो गया हो जिस पर किसी दवा का असर नहीं होता। बाप रे! जब न्यायपालिका विफल होती है तो वह समाज में चल रहे गलत कामों को वैध या नॉर्मलाइज कर देती है। अच्छा, मतलब लोगों को लगने लगता है कि ये तो आम बात है कि ये गलत रास्ता ही अब नया सामान्य रास्ता है। इससे तो व्यवस्था और समाज दोनों में नैतिक पतन की गति दोगुनी हो जाएगी। एकदम सही। बुराई समाज से उठकर संस्था में जाती है और संस्था उस पर अपनी मोहर लगाकर उसे वापस समाज में एक स्वीकार्य व्यवहार बनाकर भेज देती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी जटिल भी। हाँ, क्योंकि एक चक्र बन जाता है। क्योंकि अगर हमें न्यायपालिका या सिस्टम से ये उम्मीद करनी है कि वो नैतिकता को बनाए रखेंगे, तो एक बहुत ही बुनियादी और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। ये नैतिकता तय कौन करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना? दुनिया में कोई एक सार्वभौमिक नियम तो है नहीं। जो बात एक समुदाय के लिए बिल्कुल सही है, वही बात दूसरे समुदाय के लिए घोर पाप हो सकती है। शासन की सबसे बड़ी गुत्थी यही है, और इसी का जवाब देने के लिए शोध पत्र दार्शनिक नींव या फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करता है। दार्शनिक नींव, ये क्या होती है? देखिए, कोई भी समाज केवल इसलिए समाज नहीं कहलाता क्योंकि कुछ लोग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आसपास घर बनाकर रह रहे हैं। एक सच्चा समाज वो होता है जो किसी एक गहरी दार्शनिक नींव से बंधा होता है, जहां लोगों के लिए सही और गलत के पैमाने काफी हद तक एक जैसे होते हैं। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण ले सकते हैं? क्योंकि दार्शनिक नींव की बात सुनने में थोड़ी थोड़ी अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है। हाँ, बिल्कुल। शोध पत्र इसमें आहार संबंधी प्रथाओं यानी डाइटरी प्रैक्टिसेस का एक बहुत ही सटीक और रोजमर्रा का उदाहरण देता है। खाने पीने की आदतें? हाँ, हिंदू और जैन परंपराओं को देखें तो वहाँ अहिंसा का एक बहुत गहरा दार्शनिक महत्व है। बिल्कुल है। इन परंपराओं में शाकाहार को केवल एक पसंद नहीं बल्कि नैतिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ मांस खाना एक बहुत बड़ा नैतिक उल्लंघन हो सकता है। सही बात है। लेकिन इसके विपरीत जब हम इस्लामी या ईसाई परंपराओं की दार्शनिक नींव देखते हैं तो वहाँ इंसान का प्रकृति और जानवरों पर एक अलग तरह का अधिकार माना गया है। अच्छा। और वहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के आहार नैतिक रूप से पूरी तरह स्वीकार्य हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। तो यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि किसको क्या खाना पसंद है, बल्कि यह दुनिया को और जीवन को देखने के एक बहुत ही गहरे दार्शनिक नजरिए का सीधा टकराव है। बिल्कुल। जो एक के लिए नैतिक पतन है, वो दूसरे के लिए दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा है। एकदम सही। और यहीं से
आधुनिक समाजों की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उलझन शुरू होती है। अक्सर जब आप्रवासन यानी इमिग्रेशन या बहुनवाद की बात होती है तो उसे सिर्फ जनसांख्यिकी या आर्थिक नजरिए से देखा जाता है। मतलब लोग सोचते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा या आबादी कैसे बदलेगी। हाँ, लेकिन नैतिकता का नियम ये रेखांकित करता है कि जब अलग-अलग दार्शनिक नींव वाले समुदाय एक ही राजनैतिक परिदृश्य और एक ही सिस्टम के नीचे आते हैं तो संस्थाओं के स्तर पर दार्शनिक टकराव होना तय है। ये टकराव तो हर स्तर पर दिखेगा, चाहे वो किसी स्कूल के पाठ्यक्रम में बदलाव की बात हो या अदालत में किसी जानवर के अधिकारों पर चल रही बहस हो। बिल्कुल, हर समूह यही चाहेगा कि देश की संस्थाएं उनके वाले सही गलत के पैमाने को मान्यता दें। यहाँ एक बार फिर सुनने वालों के लिए ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि इस विश्लेषण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक संस्कृति दूसरी से श्रेष्ठ है या बहुलवाद अपने आप में कोई बुरी चीज है। एकदम सही, ये सिर्फ एक अकादमिक अवलोकन है। हाँ, हम यहाँ सिर्फ उस भारी शासन की जटिलता को रेखांकित कर रहे हैं जिसका सामना दुनिया भर के आधुनिक बहुलवादी समाजों को करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में तो कोई भी सोच सकता है कि क्या आधुनिक सरकारें इस टकराव से बचने के लिए धर्मनिरपेक्ष तटस्थता या सेक्युलर न्यूट्रलिटी का रास्ता नहीं अपनाती? वे अपनाती जरूर हैं, लेकिन शोध पत्र एक बहुत ही कड़ा तर्क प्रस्तुत करता है कि तटस्थता की ये धारणा वास्तव में एक भ्रम है और अक्सर ये काम नहीं करती। लेकिन राज्य का ये कहना कि वो किसी भी धर्म या दर्शन का पक्ष नहीं लेगा, यही तो सबसे सुरक्षित रास्ता लगता है। सुरक्षित लगता है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि तटस्थता अपने आप में एक दार्शनिक प्रतिबद्धता है। वो कैसे? राज्य जब कहता है कि वो तटस्थ है तो वो अक्सर उदारवादी व्यक्तिवाद या लिबरल इंडिविजुअलिज्म के दर्शन को अपना रहा होता है। अच्छा, मतलब तटस्थता भी एक तरह का दर्शन ही है। इस साझा दार्शनिक आधार नहीं होता तो हर न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत नजरिए से फैसले लेने लगता है। इससे तो बहुत असंगति आ जाएगी। हाँ, और जिन समूहों की मान्यताएं इस तथाकथित तटस्थता से मेल नहीं खाती, उन्हें लगने लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये कि समाधान ऊपर से आना चाहिए। जब प्राथमिक संस्थाएं जैसे परिवार और पड़ोस टूट रहे हों, जब न्यायपालिका स्पष्ट दार्शनिक नींव के अभाव में भटक रही हो और जब तटस्थता का सिद्धांत भी काम ना कर रहा हो, तो फिर इस बिगड़ते हुए सिस्टम को पटरी पर कौन लाता है? इस पूरे पदानुक्रम में, इस पिरामिड में सबसे ऊपर आती है राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका। अच्छा, पॉलिटिकल लीडरशिप। हाँ, नैतिकता के नियम के अनुसार राजनीतिक नेतृत्व का काम सिर्फ बजट पास करना, चुनाव जीतना या रोजमर्रा का प्रशासन चलाना नहीं है। तो उनका मुख्य काम क्या है? उनका सबसे अहम काम उन प्राथमिक संस्थाओं को मजबूत करना है, ऐसी नीतियां बनाना जिससे परिवार और समुदाय किसी आर्थिक या सामाजिक दबाव में टूटकर ना बिखर जाएं। मतलब जड़ों को सींचना। एकदम सही। और उससे भी बड़ा काम यह है कि वे समाज और न्यायपालिका को एक स्पष्ट, सुसंगत दार्शनिक ढांचा प्रदान करें ताकि जब समाज में कोई नैतिक द्वंद्व हो तो संस्थाएं भटके नहीं। मान लीजिए कि ये सब विफल हो जाता है। अच्छा, अगर अदालतें भी अनैतिकता का हिस्सा बन जाएं और सबसे बुरी बात, अगर राजनीतिक नेतृत्व भी भ्रष्ट हो जाए, क्या आशीष कुमार का ये शोध पत्र अराजकता या एनार्की का समर्थन कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर संस्थाएं काम नहीं कर रही और नेतृत्व भी भ्रष्ट है, तो क्या लोग सड़कों पर उतरकर कानून अपने हाथ में ले लें? ये विचार तो बहुत खतरनाक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इस पर बहुत सावधानी से बात करनी होगी। बिल्कुल। इसका जवाब अराजकता बिल्कुल नहीं है। शोध पत्र इस चरम स्थिति को समझाने के लिए जॉन लॉक और ग्रैमशी के तर्कों का बहुत गहराई से हवाला देता है। वो क्या कहते हैं इस बारे में? वे कहते हैं कि जब राजनीतिक नेतृत्व अपना नैतिक कर्तव्य भूल जाता है और समाज में अनैतिकता को फैलने देता है, तो वह केवल अगला चुनाव हारने का जोखिम नहीं उठाता, बल्कि वह शासन करने की अपनी नैतिक वैधता या मॉरल लेजिटिमेसी पूरी तरह से खो देता है। मतलब संविधान के पन्नों पर उनके पास राज करने का अधिकार भले ही बचा हो, लेकिन नैतिक रूप से उनका अधिकार छिन चुका होता है। सटीक रूप से। और ऐसी चरम स्थिति में शोध पत्र यह तर्क देता है कि समाज द्वारा नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए की गई सामूहिक कार्रवाई यानी कलेक्टिव एक्शन या विरोध नैतिक रूप से उचित है, मतलब मॉरली जस्टिफाइड है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और अहम शर्त है। वो शर्त क्या है? ये सामूहिक कार्रवाई केवल और केवल तब जायज है
जब इसका एकमात्र उद्देश्य समाज में नैतिक व्यवस्था की बहाली यानी रेस्टोरेशन ऑफ मॉरल ऑर्डर हो। अच्छा, मतलब कोई निजी फायदा नहीं। बिल्कुल। अगर भीड़ सड़कों पर उतरकर किसी स्वार्थ, किसी खास समूह के फायदे या बस सत्ता हड़पने के लिए हिंसा करती है, तो वो विशुद्ध रूप से अराजकता है। वो तो फिर दंगा हो गया। हाँ, लेकिन यदि कोई समाज अपने खोए हुए नैतिक संतुलन को वापस पाने के लिए एक अंतिम उपाय के रूप में भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होता है, तो वह इस सैद्धांतिक ढांचे के अंतर्गत पूरी तरह से न्यायसंगत है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय निष्कर्ष है। इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर संक्षेप में समेटना हो तो ये कहा जा सकता है कि संस्थाएं कोई बेजान इमारतें या फाइलों के ढेर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे हमारे अपने समाज का एक जीवित आईना है। किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक सिस्टम की विफलता वास्तव में हमारे अपने समाज के नैतिक पतन का एक स्पष्ट संकेत है। एकदम सही। और ये भी याद रखना होगा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि समाज के नैतिक कंपस को सही दिशा में रखना है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना होगा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि समाज के नैतिक कंपस को सही दिशा में रखना है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक अंतिम विचार है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? इस पूरे अध्ययन में परिवार और विशेष रूप से पड़ोस को नैतिकता की पहली सीढ़ी बताया गया है, जो किसी भी इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। लेकिन आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में जरा कल्पना की जा सकती है कि हमारा असली पड़ोस कहाँ चला गया है। हाँ, ये एक बहुत गहरी बात है। आज असली पड़ोसियों की जगह सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और दुनिया भर में फैले वर्चुअल कम्युनिटीज ने ले ली है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक चिंता है। तो ऐसे में आने वाले समय में जब हमारे विचार, मशीनें और एल्गोरिदम तय कर रहे होंगे, तो समाज की वो दार्शनिक नींव कौन तय करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारी संस्थाएं और हमारा समाज इस डिजिटल नैतिक पतन के लिए तैयार हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और अपने आसपास के समाज को हमेशा एक नई और विश्लेषणात्मक नजर से देखते रहें।